हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस सेशन में हमने जनसंख्या के वितरण के बारे में देखा था और उसके बाद में जनसंख्या घनत्व के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद में जनसंख्या का जो ग्रोथ पैटर्न है इंडिया में, उसके बाद में उसको देखा था। ठीक है, जो 4 स्टेज थी ग्रोथ की उसको देखा था। तो आज हम भाषाई संगठन के आधार पर जनसंख्या का जो वितरण है उसको देखेंगे और इंडिया में जो जो कौन कौन सी भाषा बोली जाती है उसको एक बार अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। ग्रेजुएशन के अनुसार देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी। ठीक है, तो इसमें भारत में जो भाषाई सर्वेक्षण हुआ था 1903 से 1928 के बीच में, उसके आधार पर ये डाटा है कि 179 तो भाषाएं हैं टोटल और 544 बोलियां हैं। ठीक है, अब भाषा और बोली में क्या फ़र्क है। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणवी भाषा है। ठीक है, तो हरियाणवी भाषा में भाषा के अंदर बहुत सारे जो रीजनल वेरिएशन होती है, जो बोली में, या बोल दें कि जो वर्डिंग है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक भाषा में कई सारी बोलियां हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से भाषाएं 179 थी और बोलियां लगभग 544 के आसपास थी। ठीक है, आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित है और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनको अनुसूचित किया गया है, शेड्यूल्ड किया गया है। वहीं पर बहुत सी अनेक भाषाएं हैं जिनको गैर अनुसूचित किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल राजस्थानी भाषा है, उसको संविधान में मान्यता अभी प्राप्त नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको संविधान में जो अनुसूचित करने का प्रस्ताव है वो स्टेट गवर्नमेंट ने डाल रखा है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारी भाषाएं हैं जो जो संविधान में सूचित नहीं है। ठीक है, जो अनुसूचित नहीं है। ठीक है, तो जैसे राजस्थान का सेट का एग्जाम हुआ था, उसके मैं उसमें क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में किसी कितनी भाषाएं अनुसूचित है। तो हो सकता है कि अगला एग्जाम में पूछ ले कि कौन सी भाषा राजस्थान के अनुसूचित है। ठीक है, राजस्थान की सॉरी संविधान में अनुसूचित है। ठीक है, तो एक बार जो 22 लैंग्वेज है टोटल, उनको भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज है जो अनुसूचित श्रेणी में है। उसके बाद में अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो, मणिपुरी बोलने वालों का है। ठीक है, 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत क्षेत्र में क्रमिक विलय और अध्यारोपण, ठीक है, हो जाता है। ठीक है, क्रमिक विलय का मतलब है कि दो भाषाएं आपस में एक दूसरे से मिल जाती है, उनका जो ट्रांजिशन फेज है वो क्लियर नहीं दिखता है हमें। ठीक है, और अध्यारोपण का मतलब है कि एक भाषा किसी रीजन में कम बोली जाती है और उसके जो बड़ा ग्रुप है, बड़ा रीजन है, वहाँ पे अधिक जो अधिक लोगों के द्वारा कोई भाषा बोली जाती है, तो उसके अंडर में वो कोई लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अध्यारोपित। ठीक है, तो ये है। आगे है भाषाई वर्गीकरण। जो लैंग्वेज क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देखते हैं कि प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनके उप परिवार, शाखाएं और वर्ग हैं। इन्हें तालिका 1.2 में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे ये तालिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इस तालिका को याद रखने के दो तीन जो पैटर्न है, उसमें पहला तो ये है कि आपको परिवार पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रिक परिवार है उसको निषाद के नाम से भी जानते हैं और उसका जो टोटल परसेंटेज है इंडिया के पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है 1.38%। ठीक है, यानी 1.38% पॉपुलेशन इंडिया की ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा बोलती है। उसके बाद में द्रविड़ भाषा 20%, चीनी तिब्बती जिसे किरात भी बोलते हैं वो है 0.85%, सबसे कम ये है। और उसके बाद में यूरोपीय, भारतीय यूरोपीय या आर्य भाषा, वो है 73%। तो मैक्सिमम जो भाषा बोली जाती है भारत में वो भारतीय यूरोपीय बोली जाती है। तो एक नंबर पे आपकी ये हो जाएगी, दो नंबर पे द्रविड़ हो जाएगी, तीन नंबर पे ऑस्ट्रिक और चार नंबर पे चीनी तिब्बती। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब उसके बाद में आपको उप परिवार याद होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रिक भाषा है तो ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रो नेशियन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जो उपवर्ग है उसके आगे ऑस्ट्रो है तो वो ऑस्ट्रिक हो जाएगा। उसके बाद में द्रविड़ में कोई उप परिवार है नहीं, और चीनी तिब्बती में आपको जो उप परिवार है वो क्लियर हो जाएगा कि तिब्बती म्यांमारी और सियामी चीनी।
ठीक है। तो ये दो उप परिवार है, तो इसमें एक में चीनी आता है और एक में तिब्बती आता है, ठीक है। तो ये भी आपको हो जाएगा। और इंडो आर्यन है, ठीक है, ये भी भाषा जो परिवार है उसके आधार पर हो जाएगा। तो उप परिवार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे शाखा है, ठीक है। शाखा बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार के बाद में जो इम्पोर्टेंट वर्ग है वो शाखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मौन खमेर है, ठीक है। तो मौन खमेर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे मौन खमेर के बारे में कि पहली बात तो ये किस परिवार से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। या फिर आपको उप परिवार पूछ लेंगे, मौन खमेर किस उप परिवार से संबंधित है, ऑस्ट्रो एशियाई, ऑस्ट्रोनेशियन, चीनी तिब्बत, चीनी म्यांमारी या सियामी चीनी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मेघालय और निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है। उसके बाद में मुंडा, ठीक है। एक मुंडा ट्राइब भी है इंडिया में, और जो मुंडा भाषा है वो पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बोली जाती है, ठीक है। और ऑस्ट्रोनेशियन भाषा, जो ऑस्ट्रोनेशियन उप परिवार है, उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के बाहर बोला जाता है, ठीक है। तो पहला तो ये याद रखना है। उसके बाद में द्रविड़ में तीन शाखाएं हैं, ठीक है। पहला है दक्षिणी, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल है। दूसरा मध्य द्रविड़ है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है। तीसरा उत्तर द्रविड़ है, जिसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद में चीनी तिब्बती में तिब्बती हिमालय है। अब तिब्बती हिमालय में पहला तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और सिक्किम में हो गया, ठीक है। ये तीन स्टेट है। उसके बाद में उत्तरी असम में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। और असम म्यांमारी में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। तो एक ये बात याद रखनी जरूरी है कि उत्तरी असम यदि एग्जाम में पूछ ले तो वो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। वाघ क्षेत्र कौन सा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका इंडो आर्यन। इंडो आर्यन में पहली है ईरानी या फारसी, ये भारत के बाहर बोली जाती है, ठीक है। तो ये दो लैंग्वेज है जो भारत से बाहर बोली जाती है। पहली तो है ऑस्ट्रोनेसिन, वो है भारत से बाहर, आउट ऑफ इंडिया। और ईरानी फारसी है, वो आउट ऑफ इंडिया है। दर्दी लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक तो दर्दी लैंग्वेज से और दूसरा मौन खमेर से, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में भारतीय आ रही है, तो सब जगह बोली जाती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। तो आपको जो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। इसमें पहली तो आपको परिवार याद रखना है, ठीक है, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ऑस्ट्रोनेशियन याद रखना है, ये भारत से बाहर बोली जाती है और ऑस्ट्रो परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार से है। मौन खमेर का आपको रीजन पता होना चाहिए, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो मेघालय और निकोबार में बोली जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है जो ईरानी या फारसी भाषा है, वो भारत के बाहर बोली जाती है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ईरान इंडिया का पार्ट है नहीं, ठीक है, इंडिया से दूर है, तो ये भारत से आउट ऑफ इंडिया होगी। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो दर्दी, ठीक है। दर्दी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। तो ये तीन चार बातें इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं धार्मिक संगठन, ठीक है। अब धार्मिक संगठन के बारे में ये है कि जो धर्म है इंडिया में, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। धर्म सर्वाधिक भारतीय भारतीयों की संस्कृति और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्यक्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए, ठीक है। अब देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक विवरण वितरण जो है अभी देखेंगे यहाँ पे, दर्शाता है कि कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मक प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरे राज्य में प्रतिनिधित्व नगण्य है। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा है कि हिंदू धर्म है वो किसी एक स्टेट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मुस्लिम वर्ग धर्म से। वहीं पर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर मुस्लिम धर्म डोमेन है और वहाँ पे हिंदू धर्म, कहने का मतलब हिंदू धर्म के लोग कम रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये है। उसके बाद में यहाँ पे धार्मिक समुदाय का दे रखा है 2011 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिंदू है वो 79.8% है, मुस्लिम धर्म है वो 14.2% है। मतलब हिंदू धर्म डोमेन है भारत में लगभग 80% के आसपास, मुस्लिम धर्म 14.2% है, ईसाई धर्म है वो 2.3 है, सिख है वो 1.7 है, बौद्ध 0.7 है, जैन धर्म है 0.4, अन्य धर्म है वो 0.7 है, और धर्म ज्ञात नहीं है मतलब 0.2%। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश सीमा व भारत पाकिस्तान सीमा से संलग्न जिलों जम्मू कश्मीर, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्यों और दक्कन के पठार, गंगा नदी का मैदान के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है, यानी 70 से 90% तथा इससे अधिक। ठीक है। इस वजह से विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली में उनके आसपास के क्षेत्रों, लक्षद्वीप में संदर्भित है। मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम धर्म है वो ज़्यादा रेशियो है इनका। उसके बाद में ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य साधारण पश्चिमी तट के साथ गोवा, केरल और मिजोरम, मेघालय, नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र तथा और मणिपुर की पहाड़ियों में भी पाया जाता है। ठीक है। तो ईसाई धर्म है वो एक तो कोस्टल बेल्ट है और बाकी वाला जो सेवन सिस्टर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संकेंद्रित है। ठीक है। भारत का सबसे छोटा धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित है। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात, महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। बौद्ध बहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म का जगह जगह पर लोग रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में भारत के अन्य धर्मों में जरतुस्त जनजातीय और अन्य दशज निष्ठाएं हैं और विश्वास सम्मिलित है। ये प्रमुख छोटे समूह में संकेंद्रित है और देश भर में बिखरे हुए हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ठीक है। उसके बाद में धर्म और भूदर्शी, ठीक है, यानी जो रिलीजियस एंड लैंडस्केप है उसके बारे में बात कर रहा है कि भूदर्शीय पर धर्मों की औपचारिक अभिव्यक्ति पवित्र संरचनाओं, कब्रिस्तान के उपयोग और पौधों और प्राणियों के समूचे धार्मिक उद्देश्यों के लिए वृक्षों के निकुंजों के माध्यम से प्रकट होती है। पवित्र संरचनाएं पूरे देश में व्यापक रूप से वितरित है। यह अस्पष्ट ग्रामीण समाधियों से लेकर विशाल हिंदू मंदिरों, स्मरणार्थ मस्जिदों और महानगरों में शोभायमान ढंग से अभिकल्पित बड़े गिरजाघरों तक हो सकती है। क्षेत्र के संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करने हुए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मठों, गिरजाघरों के आकार, प्रकार, स्थान, प्रयोग और संख्या में भिन्नता पाई जाती है। यानी जो इंडिया एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया में जो लैंडस्केप है यानी भौगोलिक भू क्षेत्र है और उसके ऊपर जो धर्म रहते हैं, ठीक है, उनकी जो डाइवर्सिटी है, जो पर्टिकुलर किसी धर्म की बात करें तो उसमें जो मान्यताएं हैं, बिलीफ है यानी जो विश्वास है, जो मूल्य हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसके जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ठीक है, मठ है, ठीक है, तो इस टाइप की जो एक जो डाइवर्सिटी है लोगों के मन में जो विश्वास है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, तो ये एक मतलब कहने का मतलब जो एक कल्चरल लैंडस्केप है उसको नेचुरल लैंडस्केप के साथ में संयोजा हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। ठीक है। जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका कॉम्पोजिशन क्या है कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिनके नाम है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स। ठीक है। मानक जनगणना परिभाषा। अब इसमें है मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। ठीक है। 183, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम काम करता है। ठीक है। 183 दिन से ज्यादा या 183 दिन बराबर काम करता है उसको बोलते हैं मुख्य श्रमिक। और 183 दिन से यदि कोई व्यक्ति कम काम करता है या 6 महीने से कम काम करता है तो उसको बोलेंगे सीमांत श्रमिक। ठीक है। मार्जिनल लेबर। ऐसा देखा गया है कि भारत में श्रमिकों दोनों मुख्य और सीमांत का अनुपात 39.8%, जबकि 60% की विशाल संख्या अश्रमिकों की है। ठीक है। यानी ये दोनों मिलाकर भारत में कितने हैं? 39.8%। और जो अश्रमिक है, ठीक है, जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, उनको 60% पॉपुलेशन का दायरा लिया हुआ है। ठीक है। ये एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना की ओर इशारा करता है।
ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 39.8% पॉपुलेशन है वो मुख्य श्रमिक या सीमांत श्रमिक है। अब जो 60% बच गए उनके पास में 100 मतलब 83 दिन से कम काम करते हैं, उनसे भी कम रोजगार इनको मिलता है 60% को। तो इमेजिन कीजिए उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो उनके बच्चे होंगे, ठीक है, और उनके बच्चों की हेल्थ की फैसिलिटी, उसके बाद में बच्चों की एजुकेशन की फैसिलिटी, रहने की, खाने की, पीने की, तो इस वजह से ये बेरोजगारी और अल्प रोजगार प्राप्त ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात। गोवा में लगभग 39.6%, दमन दीव में लगभग 49.9%। सामान्य भिन्नता दर्शाता है, ठीक है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है, ठीक है। अब यहाँ पे श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। जो पार्टिसिपेट रेशियो है, वर्किंग पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेशन रेशियो है किसी भी स्टेट का, उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल गोवा का लगभग 39.6%, यानी जो टोटल कामगर पॉपुलेशन है किसी भी स्टेट की। फॉर एग्जांपल गोवा की बात करें तो गोवा में हमने जो वर्किंग पॉपुलेशन का एज ग्रुप पढ़ा था ना, 15 से लेके 59 साल के बीच में, ठीक है। हमने जो वर्ल्ड की एनसीईआरटी डिस्कस की थी ना, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, उसमें हमने वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जो 15 से 59 साल के बीच में जो व्यक्ति हैं गोवा में, उनको 39.6% लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला हुआ है। तो इसी को बोलते हैं श्रम की प्रतिभागिता दर, ठीक है। तो इसमें यह है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या का जो वर्किंग एज ग्रुप है यानी कार्यात्मक आयु वर्ग है, उनमें कितने परसेंट लोगों को रोजगार मिला है, तो उसी को श्रम प्रतिभागिता दर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन, ठीक है, व्यावसायिक संगठन देखें जिनका वास्तव में अर्थ है कि किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाएं अथवा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से द्वितीयक और तृतीय सेक्टर की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों में एक बड़े से अनुपात को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेक्टर वाइज संगठन है पॉपुलेशन का, श्रम शक्ति का, उसको देखते हैं। ये हमारे लिए दो डाटा इंपॉर्टेंट है, एक तो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसके बाद में कुल श्रमिकों का परसेंटेज। तो 54.6% है वो प्राइमरी सेक्टर में है, द्वितीयक सेक्टर में 3.8 है और तृतीयक सेक्टर में 4.1% है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। प्राइमरी सेक्टर में टोटल पॉपुलेशन का 55% है। उसी प्रकार से जो टर्सरी सेक्टर है उसमें 42% है, और जो बचा हुआ है वो द्वितीय सेक्टर में 3.8% यानी 4% के आसपास, ठीक है। तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, बॉक्स इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड या सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट है, कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54%, 54.6% कृषक और कृषि मजदूर है, जबकि केवल 3.8% उद्योगों में है और 41.6% जो अन्य घरेलू उद्योग है, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत, ठीक है, अन्य सेवाओं में कार्यरत है। जहाँ तक देश की पुरुषों और स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात, जनसंख्या के व्यवसाय का पर्सन है, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या की से तीनों सेक्टरों में अधिक है, यानी यहाँ पे मेल है जो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि तीनों सेक्टर में, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद में टर्सरी सेक्टर और उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर। और इन तीनों सेक्टरों में स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज़्यादा वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। उनका जो परसेंटेज है वो पुरुषों का ज़्यादा है, ठीक है। व्यावसायिक श्रम की डेफिनेशन क्या है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के 4 वर्ग है, ठीक है। पहला है कृषक, दूसरा है कृषि मजदूर। कृषक का मतलब है जो खेती करते हैं, और कृषि मजदूर का मतलब है कि उनके पास में खेती नहीं है लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में काम करने जाता है। घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी बांटी गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के को व्यावसायिक संवर्ग के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिसमें ऑप्शन होगा 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है।
यद्यपि महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में भी सहभागिता में सुधार हुआ है। ठीक है, अब इस सुधार का मेन कारण क्या है कि महिलाओं को भी एजुकेशन में बढ़ावा मिला है। ठीक है, महिलाएं एजुकेशन सेक्टर में हायर लेवल तक जा रही है। उसके बाद में इनके पास में स्किल है अच्छी, ठीक है, मैनेजमेंट की अच्छी कौशल है इनके पास में। ठीक है, और इनके लिए रोजगार के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं किसी भी जो लेवल पर, ठीक है, वहाँ पे इनके लिए अनुकूल है, महिलाओं के लिए अनुकूल है। तो इस वजह से इनकी भी पार्टिसिपेट जो रेट है वो बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर में श्रमिकों के अनुपात में उतार चढ़ाव दिखाई दिया है। ठीक है, 2001 में कृषि श्रमिक थे वो 58.2% थे, वहीं पर 2011 में 54.6% आ गए। ठीक है, मतलब घट रहा है धीरे धीरे कृषि श्रमिकों का जो रेशियो है भारत में। परिणाम स्वरूप द्वितीय और तृतीय सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है। यह श्रमिकों की खेती आधारित रोजगार पर निर्भरता से गैर खेती आधारित रोजगार पर निर्भरता को इंगित करता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों से खेती का काम छोड़कर लोग हैं जो सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, मजदूरी के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है ये देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण है। ठीक है, अब सेक्टरीय स्थानांतरण क्या है कि प्राथमिक सेक्टर से व्यक्ति का द्वितीय या तृतीय सेक्टर में स्थानांतरण या जाना। ठीक है, नेक्स्ट है देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक भिन्नता। ठीक है, परिशिष्ट एक जय में, ठीक है, उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में कृषक पॉपुलेशन ज़्यादा है। उस दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। ठीक है, आपको बात पता चल गई होगी कि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में तो लोगों के पास जमीन ज़्यादा है, वो उनकी खुद की जमीन पे वर्क कर रहे हैं, लोग कृषक है वो। लेकिन आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में इनमें क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे के खेत में काम करने जाते हैं और अपना रोजगार का माध्यम है वो सीजनल होता है उनका। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे खेती के लिए जमीन तो है नहीं। ठीक है, न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि वृहद स्तर पर होने वाले नगरीकरण, औद्योगिकीकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को भी इंगित करता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली जो श्रम सेक्टर है इंडिया में, जो वर्किंग क्लास है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है। ठीक है, ये है श्रमिक प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे श्रमिक प्रतिशत की बात करें तो जो कृषक है, घरेलू औद्योगिक श्रमिक है, कृषि मजदूर है और अन्य श्रमिक है। ठीक है, चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जो अन्य कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लक्षद्वीप की बात करें, ठीक है, तो लक्षद्वीप में सिर्फ कृषि मजदूर और अन्य कैटेगरी में मैक्सिमम परसेंटेज है वो जो अन्य श्रमिकों का है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे कृषक मजदूर ज़्यादा है। ठीक है, एक मिनट, कृषक मजदूर ज़्यादा है और उसके बाद में जो घरेलू औद्योगिक श्रमिक है उनका परसेंटेज कम है और कृषि मजदूर का परसेंटेज कम है और अन्य श्रमिक है उनका परसेंटेज अपेक्षाकृत ज़्यादा है। ठीक है, उसी प्रकार से बिहार की बात करें तो कृषक कम है यहाँ पे, बिल्कुल ही 20% है। उसी प्रकार से घरेलू औद्योगिक श्रमिक है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे, और उसी प्रकार से कृषि मजदूर है वो कम है और उसके बाद में अन्य है वो ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे कृषक ज़्यादा है, बिहार और नागालैंड का पढ़ा था हमने। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ है कि कृषक ज़्यादा है, उसके बाद में घरेलू औद्योगिक श्रमिक सबसे ज़्यादा है कृषक से भी, और उसी प्रकार से कृषक मजदूर है वो कम है और अन्य श्रमिक ज़्यादा है। और दादर और दमन, जो दमन दीव है वहाँ पर लक्षद्वीप और दमन दीव की पिक्चर सेम है, लेकिन दमन दीव में कृषक थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में जो कृषि मजदूर है और उसके बाद में जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है वो वर्किंग क्लास का वो अन्य श्रमिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। राजस्थान में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कृषक अपेक्षा करते हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, इमेजिन कीजिए 42% के आसपास है। उसी प्रकार से घरेलू औद्योगिक श्रमिक है वो कम है। ठीक है, लगभग मतलब 42 से 60 के बीच में, यानी मान सकते हैं 60-62 के बीच में 20% है। और 2-3% है वो कृषक कृषि मजदूर है और उसी प्रकार से बाकी बचे वो है। ठीक है, तो जहाँ पर नगरीकरण ज़्यादा है वहाँ पर अन्य श्रमिक ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पैटर्न बनता है। जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, उसी प्रकार से दमन दीव है, गोवा है, लक्षद्वीप है, और उसी प्रकार से पुडुचेरी है, अंडमान और निकोबार निकोबार देशों में यहाँ पे नगरीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ पे अन्य श्रमिकों का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे है
जेंडर के बारे में बात बोले, इंडिया बेटर देन नेबरहुड, ठीक है, तो ये पुराने टाइम की बात है, ठीक है। और उसमें जो जेंडर इंडेक्स है, ठीक है, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इनबॉक्स इंफॉर्मेशन अच्छी है, ठीक है, पढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि समाज का विभाजन पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है। ये भूमिकाएं फिर से सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती है, जिनके फलस्वरूप ये जैविक भिन्नताएं सामाजिक भेदभाव, अलगाववाद और बहिष्कार का आधार बन जाती है। यानी जो नेचुरल डिवीजन है पॉपुलेशन का, वो महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर, ये दो तीन है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या करता है समाज, अपने स्तर पर वापस इनमें डिवीजन करता रहता है। तो आधी से ज्यादा जनसंख्या का बहिष्करण किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए गंभीर समस्या, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या, जो जैविक डिवीजन है उसके आधार पर हमने जनसंख्या को विभाजन में माना, बाद में समाज क्या करता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इनमें भी और विभाजन कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से जो बहिष्करण हो रहा है पॉपुलेशन का, ठीक है, तो उनको बहिष्करण की वजह से उनको नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, उनको प्रॉपर जो बेसिक एमिनिटीज है, जल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो प्रोवाइड नहीं हो रही, इस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। ये एक वैश्विक चुनौती है जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने संज्ञान में लिया है। यूएनडीपी के अनुसार यदि विकास के सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो ऐसा विकास लुप्तप्राय, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1995 में ये बात बोली है इसने। सामान्य जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है, यानी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको एक क्राइम माना है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर यानी डिग्निटी विद लाइफ, ठीक है, सभी को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभाव तथा बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाएगा वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए तथा भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया है, ठीक है। तो ये इसी का आउटकम है, ठीक है। तो जो बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो भारत में, वो इसी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो HDR है, ठीक है, तो उसी के आधार पर इसको लॉन्च किया गया है कि भारत में भी महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के सेक्टर में आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इसको कंप्लीट कर लिया है। और आने वाले एक एडिशनल सेशन में हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि टॉप 5 और बॉटम जो टॉप 5 स्टेट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो लिटरेसी रेट से संबंधित हो, पॉपुलेशन जो सेक्स रेशियो हो उसका, या फिर इनकी डेंसिटी के बारे में हो, और इसी प्रकार से जो अलग अलग जो डायमेंशन है SC ST से संबंधित हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक अलग सेशन में उन डाटा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम इंडिया की जो ज्योग्राफी है 12th क्लास की NCERT का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।